नमस्कार। तो बढ़ता है कहानी में आगे चल के अगले भाग के साथ। पर तभी अब 2 पल के लिए वहां बिल्कुल शांति थी। अंगद, शिप्रा, सोनल, तृप्ति, कुणाल और वो अपने साथ वंदना और मैथिली को भी वहां से ले गए थे। किनारे पर उनकी कुछ बात होती है और फिर अचानक सबसे पहले कुणाल शेखर के पीछे से आकर जोर से जोरू चिल्लाता है और फिर बाकी सब भी एक एक कर शेखर के पीछे आकर जोरू जोरू चिल्लाते हैं। तो शेखर हंसने लगता है कि तभी पीछे से भागकर आता एक हैंडसम मुंडा उनके सामने था, जिसे अचानक वहां देख शेखर भी हैरान था। चौंक तो मैथिली भी गई थी उसे देखकर, पर अब वो शेखर से गले मिल स्टेज पर आकर शेखर को देखते हुए गाने के बोल के साथ ही जोरों जोरों चिल्लाने लगता है और फिर उस गाने पर परफॉर्म करने लगता है, जिसके साथ मैथिली को छोड़ बाकी सब भी स्टेज पर आ गए थे और वो अपने परफॉर्मेंस से शेखर को खूब छेड़ रहा था। एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी उसने। सभी ने अपनी परफॉर्मेंस से वहां धमाल मचा दिया था और शेखर बस अपना मुंह छुपाए हंस रहा था कि तभी वो लड़का शेखर को भी खींचते हुए स्टेज पर ले आया था और अब उसको घेरकर सब नाचने लगे थे। पर तभी शेखर होटल स्टाफ से माइक मांग हंसते हुए ही उसे रोकते हुए कहता है, अरे रुको रुको, हाँ यार, मैं आज यहाँ सबके सामने एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बनकर रहूंगा जोरू का गुलाम। अब जब जोरू इतनी खूबसूरत हो तो कौन जोरू का गुलाम नहीं बनेगा। मैं तैयार हूँ और मौली, मैं तैयार हूँ पूरी उम्र तुम्हारा गुलाम बनने के लिए। पर शेखर के कहते ही सब हंसने लगे थे, लेकिन मौली का चेहरा इस वक्त शर्म से लाल था और वो अपने दुपट्टे से अपना मुंह छुपा लेती है। तो मैथिली सोफे पर खड़े होकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आज तो आपने मेरी नाक बचा ली भाई, क्या बात कही। और हम महेश्वरी कुछ छुपाते नहीं, जो कहते हैं सीना तान कर कहते हैं, वी प्राउड ऑफ यू। ओ महेश्वरी, तू क्या, हम भी जो कहते हैं सीना ठोक कर ही कहते हैं, डरते थोड़ी ना है। अंगद यार, एक गाना मेरी गर्लफ्रेंड के लिए भी बजवा दे, एक परफॉर्मेंस तो हमारा भी बनता है। फालतू बकवास करी ना तो वहीं आकर चप्पल से मारूंगी, और गर्लफ्रेंड वो भी तेरी, छी। जिस पर वो लड़का हंसते हुए भागकर मैथिली के पास आते हुए कहता है, अब चप्पल से मार या जूते से, डांस तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करूंगा। इतना कह वो मैथिली का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने साथ स्टेज पर ले आया था और गाना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अंगद उसके मन मुताबिक ही गाना बजवाता है, जिसे सुन अब मैथिली भी हंसने लगी थी, क्योंकि गाना जो उसकी गर्लफ्रेंड के लिए था और उसको छेड़ना, उसे परेशान करना तो आदत थी इसकी, तो वही वो कर रहा था और मैथिली भी उसका पूरा जवाब दे रही थी। दोनों ने समा बांध दिया था वहां, दोनों ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी और अब आखिर में मैथिली उसे अपने गले लगा लेती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि शेखर और उसका दोस्त और सुधा जी का भांजा अद्वैत था। और अब वो शेखर के पास आकर उसको गले लगाते हुए कहता है, लॉन्ग टाइम यार, और सॉरी तूने पहले बुलाया, लेकिन बस काम में फंसे होने की वजह से मैं आ ही नहीं पाया, लेकिन आई एम हैप्पी फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, फाइनली शादी कर रहा है तू। तो शेखर भी उसको कसकर गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच, तू आया, बहुत मिस किया मैंने तुझे, और आते ही अपना जलवा बिखेर दिया तूने। मौली, ये है मेरा जिगरी दोस्त, मेरा भाई, और जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। ये है अद्वैत, जो अभी तक मिस्टर इंडिया बना घूम रहा था और आज इसे वक्त मिला है यहाँ आने का। जिस पर पानी पीते हुए आती मैथिली मौली के पास आकर कहती है, दोस्त नहीं है भाभी, आपकी सौतन है ये, इसके आने के बाद भाई को कोई नहीं चाहिए होता। तो ज्यादा सिर पर मत चढ़ाना इसे, और पहले ही इसके कान खींच इसे हद बता देना इसकी। और तू अब ये चिपका चिपकी छोड़, भाई की अब शादी होने वाली है तो थोड़ा हद में रहना, समझा। पर अब तभी अद्वैत मैथिली के हाथ से पानी का ग्लास लेकर उसमें बचा आधा पानी पीकर ग्लास वापस मैथिली के हाथ में ही देते हुए कहता है, तो तू भी अब भाई भाई करना कम कर दे, जो हर वक्त गले में लटकी रहती है इसके, छोड़ दे वो अब। और अब भाई को छोड़, हमारे बारे में सोच, शादी वादी करनी है कि नहीं। मैं तो तैयार हूँ, और भाभी मैं आपका देवर, सॉरी आपसे अब तक मिल नहीं पाया था, पर आज मिला हूँ तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और आप कितनी प्यारी हैं ये मुझे कहने की जरूरत है नहीं। तो अब जब आप शादी के बाद घर आ जाएंगी
तो अपने बाद अपने देवर का घर बसाने के बारे में भी सोचिएगा। ये जो अड़ियल मैथिली है, इसे मनाइएगा कि हाँ कर दे ये मुझसे शादी के लिए। अब जब यार घोड़ी चढ़ रहा है तो साथ साथ मेरा भी घर बस जाएगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट कुछ कीजिएगा। पर तभी मैथिली उसके कॉलर पकड़ते हुए कहती है, घर तो तेरा पता नहीं कब बसेगा, लेकिन हाँ सीधा महादेव के पास पहुंचने का रास्ता मैं तुझे बता सकती हूँ। जाना है वहां या मैं ही सीधा पहुंचा दूं? जैसी तेरी इच्छा। पर अब मैथिली भी मैथिली ही थी, तब वो भी मुस्कुराते हुए उसके सीने पर उंगली फेरते हुए कहती है, अच्छा मेरी इच्छा इतनी जरूरी है तेरे लिए, तो ठीक है मैं तैयार हूँ। चल सीधा पापा के पास चलते हैं और तू उन्हें बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डाल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना कि आई लव मैथिली और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर पापा हाँ कह देते हैं तो आई प्रॉमिस भाई और भाभी के साथ हम भी फेरे ले लेंगे। तो चलकर बात करें पापा से। कि तभी भूषण जी पीछे से अद्वैत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या बात करनी है मुझसे? और तू आने वाला था तो पहले क्यों नहीं बताया? अकेला आया है, माँ पापा कहाँ है तेरे? और क्या यही सबसे मिलता रहेगा? चल हम भी वहां इंतजार कर रहे हैं तेरा। और क्या बात करनी है तुझे और मैथिली को मुझसे? मैं बताती हूँ पापा, वो अद्वैत है ना। कि तभी अद्वैत मैथिली का हाथ पकड़ पीछे मोड़ से चुप कराते हुए जल्दी से भूषण जी के पांव छूकर हड़बड़ाते हुए कहता है, कुछ नहीं मौसा जी, वो हम तो बस मस्ती मजाक कर रहे थे। माँ पापा नहीं आए, उसके लिए उन्होंने सॉरी कहा है और मैं भाभी से मिलकर आपके पास ही आने वाला था। चलिए मैं भाभी से मिल चुका हूँ, बाकी अब सबसे मिल लेता हूँ। ये कहते कहते उसको पसीने आने लगते हैं, जिस पर भूषण जी हाँ में सिर हिलाते हुए वापस जाने लगते हैं। कि तभी मैथिली 2 घूंसे अद्वैत के कमर पर मारते हुए कहती है, मेरा इतनी जोर से हाथ मोड़ने की कोशिश भी कैसे की तूने? जा पापा के सामने जाकर कह, वो जो अभी भाभी से कह रहा था, पापा के सामने तो तेरी जान निकल जाती है। बड़ा है मुझसे शादी करने वाला फट्टू कहीं का। जा, पापा ने दोबारा आवाज लगा दी तो कहीं बेहोश ही ना हो जाए तू। डरता नहीं हूँ, इज्जत करता हूँ मैं और शरीफ लड़का हूँ, तेरी तरह बड़बोला नहीं कबूतरी। इतना कह अद्वैत हंसते हुए वहां से भूषण जी और के पास चला जाता है। पर अब मैथिली भी गुस्से से उसके पीछे जाने लगती है तो शेखर उसको रोकते हुए कहता है, रुक जा मेरी माँ रुक जा, अब क्या जान लेकर मानेगी उसकी? शांत हो जाइए मैथिली जी, वरना ये महफिल आपका प्रकोप सह नहीं पाएगी। आपको और इसको तो मैं बाद में देखती हूँ, अभी कुछ और जरूरी है मेरे लिए। इतना क्या मैथिली गुस्से से शेखर से अपना हाथ छुड़ा वहां से चली जाती है। कि तभी मौली हंसते हुए कहती है, जैसा तुमने इन दोनों के बारे में बताया था ये सच में बिल्कुल वैसे ही है। जिस पर शेखर भी हंसने लगा था। पर अब मौली को परफॉर्म करना था तो त्रिशा उसे बुलाने आ जाती है और वो त्रिशा के साथ चली जाती है। अद्वैत अब सुधा जी, उपासना जी और बाकी सबसे मिलता है। भूषण जी उसे मौली के पूरे परिवार से मिलवाते हैं और फिर सभी वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। और स्टेज पर मौली थी जिसके परफॉर्मेंस का सबको इंतजार था, खासकर शेखर को, जिस पर स्टेज की लाइट कुछ डिम होती है और फिर बहुत खूबसूरत म्यूजिक के साथ वहां मौली अपना डांस शुरू करती है या अपने दिल के जज्बात खोलती है। क्योंकि उसके इस परफॉर्मेंस में सिर्फ शेखर के लिए प्यार था, उसकी निश्चल भावनाएं थी जो उसके शेखर के प्रति थी। वो कितना प्यार करती थी उससे, वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए शेखर के साथ साथ सबको बता रही थी कि शेखर कितना स्पेशल है उसके लिए। और ये सभी भावनाएं सीधा शेखर तक पहुंच भी रही थी। शेखर पूरे वक्त बस मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था, क्योंकि उसका वो पूरा डांस सिर्फ उसके लिए ही था। और जैसे ही उसका डांस पूरा होता है, अखिलेश जी और भूषण जी दोनों उस पर से नोट फाड़ते हुए वहां बंटवा देते हैं। तो मौली मुस्कुराते हुए ही शेखर के पास वापस आ गई थी, जिसे वो अभी भी बहुत प्यार से देख रहा था। वो वापस शेखर के बगल में आकर बैठती है, तब शेखर उसके थोड़ा करीब खिसक कर कसकर उसका हाथ थामे बैठ जाता है, जिस पर मौली मुस्कुरा रही थी। लेकिन रंजन आज भी उन दोनों को इतना करीब देख खुश नहीं था। सभी परफॉर्म कर चुके थे, अब वहां गाने बज रहे थे और सब मिलकर डांस कर रहे थे। पर शेखर और मौली एक दूसरे में खोए हुए थे। अभी कुछ ही देर बीती थी कि तभी गाने बंद होते हैं और एक आवाज में शेखर का नाम पुकारा जाता है, जिसे सुन शेखर झटके से खड़ा हो गया था और अपने आसपास वो देखने लगता है कि जो आवाज उसने सुनी वो क्या थी।
पर उस आवाज को सुन भूषण जी और उपासना जी भी चौंक कर खड़े हो गए थे। लेकिन उन्हें इस तरह चौंकता देख मौली और मौली का परिवार कुछ समझ नहीं पाया था कि तभी दोबारा वो आवाज शेखर का नाम पुकारती है। तो अब तो उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि ये आवाज बिल्कुल सीता जी जैसी थी। कि तभी स्टेज पर एक बच्चा भागते हुए आता है और उसी के पीछे लाल साड़ी, मांग में भरा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में रजवाड़ी कंगन और हाथ में खाने की थाली लिए खिलखिलाकर हंसते हुए उसके पीछे उसकी माँ भाग रही थी। स्टेज को प्रोजेक्टर की मदद से आंगन जैसा बनाया हुआ था और वहीं कुछ दूरी पर एक और महिला बैठी गेहूं फटक रही थी। पर उन्हें देख शेखर आंखों में नमी लिए मुस्कुरा रहा था और वो वापस सोफे पर बैठ सामने चलता सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। तो उपासना जी भी भूषण जी के पास आकर बैठ जाती हैं, क्योंकि वो जो बच्चा खेल रहा था वो शेखर का बचपन था और जो खाना लेकर भाग रही थी वो सीता जी, जो मैथिली थी। पर आज उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि ये मैथिली है। और जो दूसरी महिला थी वो उपासना जी यानी वंदना थी। जहाँ सीता जी अब भागते हुए शेखर को पकड़ लेती हैं और फिर उसे अपनी गोद में बैठाकर खाना खिलाने लगती हैं, तो वो छोटा शेखर उनके गोद से खड़ा होते हुए कहता है, मैं नहीं खाऊंगा। आपने मुझसे झूठ बोला। आपने कहा था कि आज आप मुझे स्कूल से आने के बाद एकेडमी ले जाएंगी, लेकिन आप अकेले चली गई। तो शेखर माँ से कट्टी है, क्योंकि आज माँ ने उसे डांस करके नहीं दिखाया और ना एकेडमी लेकर गई। मैं गुस्सा हूँ आपसे। इतना कह वो छोटा शेखर उपासना जी की गोद में जाकर मुंह छुपा लेता है। तो वो हंसते हुए कहती हैं, क्या भाभी साहब, आप क्यों हमारे शेखर को अपने साथ नहीं ले गई? आप जानती हैं ना कि आपको जब ये डांस करते देखता है तो कितना खुश हो जाता है और एक रोटी ज्यादा ही खा लेता है। लेकिन आपने तो आज हमारे लाडे सर को नाराज कर दिया। तो मैथिली सीता जी की ही तरह उपासना बुआ के पास जमीन पर बैठते हुए कहती हैं, जी आपका लाडे सर तो छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेता है, तो अब क्या हर वक्त मैं घुंघरू बांधकर घूमती रहूं? ये तो रोज का है इसका। जब तक पूरे घर में मुझे घुमा नहीं देता, इसके गले से निवाला कहाँ उतरता है। तो अब ना इसके लिए एक छोटी सी राजकुमारी ले आते हैं जीजी। अब वही इसे खाना भी खिलाएगी और इसको रोज वही एकेडमी भी ले जाएगी। मेरी तो ये सुनता नहीं, इसलिए मैं तो अब थक गई हूँ। तो भूषण जी के शाम को आते ही बात करनी पड़ेगी कि हमारे लाडे सर के लिए एक राजकुमारी ढूंढ दो। क्यों राजकुमारी क्यों खाना खिलाएगी? खाना माँ खिलाती है तो माँ ही खिलाएगी, और कोई खिलाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा। और एकेडमी भी सिर्फ माँ जाएगी, राजकुमारी नहीं जाएगी। पर अब उपासना जी शेखर को अपनी गोद में बैठाकर धीरे से कहती हैं, लेकिन शेखर, अगर राजकुमारी आएगी तो खूब नाच गाना होगा और ढोल भी बजेगा, तो तब तो माँ खूब नाचेगी गाएगी और वो बड़े बड़े गहने पहन, जैसे शेखर को अच्छी लगती है ना, प्यारी प्यारी, वो भी बनेगी और माँ लड्डू भी बनाएगी। तो ले आए क्या राजकुमारी? इस पर शेखर खुश होकर नाचते हुए कहता है, हाँ लाओ राजकुमारी। माँ लड्डू भी बनाएगी और वो खूब सुंदर बनेगी और शेखर को डांस करके भी दिखाएगी। माँ चलो राजकुमारी लेकर आते हैं, चलो ना माँ। छोटा शेखर सीता जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है। तो सीता जी और उपासना जी खिलखिलाकर हंसने लगी थी और सीता जी शेखर की नाक पकड़ उसके गाल को चूमते हुए उसको अपनी गोद में बैठाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तेरे लिए एक राजकुमारी लेकर आते हैं, प्यारी सी। तो ढूंढते हैं राजकुमारी को, और जिस दिन वो राजकुमारी मिल जाएगी और हमारे घर आएगी ना, तो उस दिन मैं बिल्कुल वैसे ही नाचूंगी जैसे मेरे शेखर को पसंद है, वो भी इतनी खुशी से कि सब देखते रह जाएंगे और भूलना तो मुमकिन ही नहीं होगा। तो ढूंढे राजकुमारी। इतना कह सीता जी अपने शेखर को सामने की ओर घुमाकर मौली की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो देख वो राजकुमारी कैसी है, उसे ही घर ले आए। जिस पर वो छोटा शेखर खुशी से हाँ में सिर हिला देता है। तो सीता जी उसे गले लगा लेती हैं और अब वहीं फिर लाइट डिम हो गई थी, पर शेखर अपने हाथ को अपने मुंह पर रखे अपने आंसुओं से भरी आंखों से ये सब देख रहा था, क्योंकि ये उसका ही एक कल था। कि तभी स्टेज पर मुस्कुराते हुए शिप्रा खड़ी थी। एक माँ ने वादा किया था अपने बेटे की जिंदगी में राजकुमारी के आने पर खुशियां मनाने का। तो अब जब हर रिश्ते ने आज खुशियां मनाई है, तो वो माँ कैसे अपना वादा पूरा नहीं करेगी? चाहे वो शरीर से यहाँ नहीं है, लेकिन ना होकर भी वो यहाँ मौजूद है।
अपने शेखर को देख रही हैं। भाई आज फिर कुछ पल के लिए आपकी खुशियों का जश्न मनाने आपकी माँ आ रही है, और ऐसा जश्न जैसा आज तक किसी माँ ने नहीं मनाया होगा। आज अपने बेटे की खुशी वो झूमकर मना रही है, तो आंसुओं से नहीं बल्कि मुस्कुराहट से उनका स्वागत कीजिए। इतना क्या शिप्रा वहां से चली गई थी, पर अब मौली शेखर का हाथ कसकर थाम लेती है। लेकिन शेखर की नजरें अब बिल्कुल स्टेज पर टिकी थी, सिर्फ खामोशी थी वहां। भूषण जी और उपासना जी की आंखों में भी आंसू थे। तो तृप्ति उपासना जी के पास आकर बैठ जाती है, और अब जो सामने थी वो आज सच में सीता जी ही थी। मैथिली ने खुद को इस तरह सीता जी में ढाला हुआ था कि कोई कह नहीं सकता था वो कोई दो लोग हैं। वही मुस्कुराहट, वही पहनावा, और उस पर आज उन्हीं के घुंघरू, जिनकी सिर्फ झनकार ही शेखर के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए काफी थी। और अब एक बार एक गहरी सांस छोड़ वो 2 पल आंखें बंद किए अपनी माँ को वहां महसूस कर रही थी। और फिर जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, उसने आज सीता जी को हकीकत में आत्मसात कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे शिप्रा ने कहा था कि आज एक माँ झूम कर नाच रही थी, दिल खोल कर नाच रही थी। बिल्कुल वैसे ही नाच रही थी जैसे कभी उसके बेटे को पसंद था। आज वह न मैथिली के कदम रुके थे और न उस पर से लोगों की नजरें हटी, क्योंकि एक आज माँ की खुशी थी जो उसके बेटे के लिए थी, जो उसकी चाहत थी। चाहे वो आज यहाँ होकर उसे पूरी नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के जरिए वो आज उस खुशी को महसूस कर रही थी और जी खोल कर नाच रही थी। आज ना वो रुकी थी और ना उस खुशी को कम होने दिया था जो आज के दिन अगर सीता जी होती तो वो महसूस करती। हर कोई खो गया था उसमें, या ये कहो कि मोह लिया था उसने सबको। म्यूजिक बंद हो गया था, लेकिन कुछ पल वहां बिल्कुल शांति थी। कई आंखें नम थी, पर अब मैथिली की सांसें भी थोड़ा भारी हो गई थी, क्योंकि आज उसने खुद को खुद से ही हरा दिया था। पर अब तभी शेखर जल्दी से पानी का ग्लास उठा, उसके पास आकर उसे पानी पिलाता है, तो वह एक सांस में पानी का पूरा ग्लास खत्म कर देती है। लेकिन फिर जल्दी से ग्लास नीचे रखते हुए कहती है, भाई कैसा लगा आपको? मैंने बिल्कुल माँ जैसा किया ना? आप माँ को बहुत मिस कर रहे थे ना? और आपके इतने बड़े दिन पर मैं आपके लिए एक छोटी सी भी वजह नहीं छोड़ना चाहती थी कि आप उदास हो। तो देखो आज मैं माँ को ही ले आई। भाई बोलो ना मैंने कैसा किया। पर अब शेखर बहुत प्यार से उसके माथे को चूम उसको अपने गले लगाते हुए कहता है, तू कुछ भी कर सकती है। तूने आज मुझे जो दिया है ना मैथिली, वो तेरे अलावा ना कोई सोच सकता था और ना कर सकता था। तू माँ को ले आई आज। मैं कितना खुश और कैसा महसूस कर रहा हूँ ना, कैसे कहूँ, क्या कहूँ, मैं ब्लैंक हो गया हूँ। मेरी शादी में जो मुझे माँ की कमी खल रही थी, तूने वो कमी भी पूरी कर दी। ये रात मेरी पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है। आज मैं फिर माँ से मिला, उनको महसूस किया, सिर्फ तेरी वजह से। तू जान है मेरी, और ये बात तू हर बार साबित करती है। तेरे रहते माँ कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती। पर अब मैथिली शेखर के आंसू साफ कर उसका हाथ पकड़ उसे मौली के पास लाकर शेखर का हाथ मौली के हाथ में देते हुए कहती है, माँ ने आपको आपकी राजकुमारी से मिला दिया है भाई, तो इनका साथ कभी मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए, हालात, परिस्थिति, कुछ भी ऐसा हो जो आप दोनों की चाहे कितनी भी परीक्षा ले, लेकिन ये दोनों हाथ कसकर बस इसी तरह एक दूसरे को थामे रहें, तो हर बात झूठी हो जाएगी। भाभी आज तक मुझे जो भी मिला वो सब भाई के साथ से मिला है। ये मेरे लिए, मेरे सपनों के लिए सबसे लड़े हैं, यहाँ तक कि पापा से भी। पापा फिर भी कई बार थोड़ा डर जाते कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन इन्होंने मुझे कभी रुकने नहीं दिया। एक वक्त बहुत बुरा आया मेरी जिंदगी में, ऐसा कि मैं खुद पर भरोसा करना भूल गई थी, लेकिन उस वक्त भी ये मुझे आगे बढ़ाते रहे। और आप देखना कि चाहे हालात कितने भी खराब हो, इनके खिलाफ हो जाएं, लेकिन फिर भी ये कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और माँ जैसी राजकुमारी चाहती थी अपने शेखर के लिए, आप बिल्कुल वैसी हो। इनका सबसे बड़ा डर कुछ छूट जाना है, तो इनसे कुछ छूटने मत देना, बल्कि जो छूटे तो बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह कसकर थाम लेना जैसे आपने इनका हाथ थामा है। और बाकी तो महादेव ने इनसे आपका रिश्ता जोड़ा है, और वो सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन देते हैं, जैसे भाई को आपको दिया है। वरना कहाँ इतनी अच्छी किस्मत थी इनकी कि आप जैसी लड़की नहीं मिलती। मैथिली हंसते हुए कहती है, तो शेखर भी हंसने लगता है। पर अब मौली मैथिली को अपने गले लगाते हुए कहती है, शेखर को पाकर तो मैं हमेशा ही महादेव का धन्यवाद ही करती थी, लेकिन आज महादेव को इससे ज्यादा इस बात का थैंक यू कहने को मन कर रहा है कि उन्होंने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा। कियारा ने बिल्कुल सही पहचाना है तुम्हें, तुम सच में एंजल ही हो। थैंक यू मैथिली,
हमारे इस दिन को इतना खूबसूरत बना देने के लिए। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हैं। जो भी स्टेज पर देखा उसके बाद कुछ कहने को बचा ही नहीं है। तुमने बिल्कुल सच कहा था, हमारी शादी को कभी कोई नहीं भूल पाएगा और न कभी इस रात को। और आज थैंक यू मुझे ये भी बताने के लिए कि माँ कितनी सुंदर थी। और शेखर, मैथिली को देख, एक बात नोटिस करी तुमने कि जब इसकी भी शादी हो जाएगी तब तो इसकी खूबसूरती दोगुना बढ़ जाएगी। इस सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ तो इसका निखार और भी बढ़ गया है। मौली के इस तरह कहने पर मैथिली हंसने लगी थी तो शेखर बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देता है कि तभी वो उन दोनों को वापस से उनके सोफे पर बैठाते हुए कहती है, अरे अभी आप दोनों मुझे बातों में मत लगाओ। और भाभी, अब आप अपना दिल थाम कर बैठो, क्योंकि भाई को तो सरप्राइज मिल गया तो आपके साथ नाइंसाफी क्यों? तो अब बारी आपके सरप्राइज की है मेरे लिए। लेकिन अब और क्या है? इससे भी बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है? अब क्या करने वाली हो तुम? मौली हंसते हुए कहती है, जादू भाभी, एंड वेट, सब पता चलेगा। पर भाभी साहब और भाई साहब, आप दोनों भी कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाइए, क्योंकि आप दोनों के लिए भी क्यूट और इमोशनल मोमेंट हो सकता है ये। क्योंकि आपकी प्रिंसेस आज अपना पहला परफॉर्मेंस देने वाली है, वो भी अपनी प्यारी बुआसा के लिए। तो जब मैंने पहली बार डांस किया था तो पापा तो बहुत इमोशनल हुए थे, इसलिए आपको एडवांस में सब बता दूं कि हमारी प्रिंसेस कुछ ही पल में आपके सामने होगी। तो दिल थाम कर बैठिए सब। इतना क्या, मैथिली अपने पापा के पास आकर बैठ जाती है तो भूषण जी उसे गले लगाते हुए कहते हैं, थक गई तो सच में मेरी सीता ही है, जो चाहे मुझे छोड़कर चली गई और तुझे मेरे पास छोड़ गई। और आज तो तू उसे ही फिर से हमारे बीच ले आई, जिस पर उपासना जी अपने आंसू साफ करते हुए उसके सिर पर हाथ फेर देती है, क्योंकि वो कुछ नहीं कह पाती तो मैथिली उनके भी गले लग जाती है। पर अब तब तक स्टेज पर सबकी लाडली कियारा खड़ी थी, लाल लहंगा, हाथों को आलते से रंग, अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट लिए, जिसे देख अनुष्का की आंखें तो पहले ही भर आई थी तो नकुल उसे देख मुस्कुरा रहा था और मौली उसकी परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड थी। कियारा एक बार मैथिली की ओर देखती है तो मैथिली उसे ऑल द बेस्ट कहती है और साउंड भी प्ले करने के लिए कहती है कि तभी कियारा मैथिली के सिखाए अनुसार नमस्कार करती है और फिर अपनी परफॉर्मेंस शुरू करती है। और आज यहाँ भी उसने अपने चेहरे की मासूमियत और अपने हुनर के जादू को मैथिली के सिखाए एक एक स्टेप को बिल्कुल उसी तरह कर कियारा ने आज कमाल कर दिया था। अपने छोटे छोटे कदमों की थिरकन और अपने चेहरे के भावों से उसने भी सबका मन मोह लिया था। और आखिर में परफॉर्म कर वो मुस्कुराते हुए मौली को देखते हुए कहती है, ये डांस सिर्फ आपके लिए था बुआसा। आई लव यू बुआसा और फूफासा, एंड आई मिस यू बुआसा। इतना क्या कियारा मौली और शेखर को फ्लाइंग किस करती है तो मौली भागते हुए कियारा के पास आकर उसको अपनी गोद में उठा, अपने आंसू साफ कर उसके गालों को चूमते हुए कहती है, मेरी प्रिंसेस ने इतना अच्छा डांस सिर्फ मेरे लिए किया, अपनी बुआसा का तो आपने दिन बना दिया। थैंक यू मेरा बच्चा, और मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। आई मिस यू सो मच। बुआसा, सच्ची आपको अच्छा लगा? मैंने 10 डेज में ही सब सीख लिया और एंजल ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही सब याद रख कर किया। क्योंकि आप कियारा की प्यारी बुआसा हो, इसलिए कियारा ने ये सिर्फ आपके लिए किया। आई लव यू बुआसा। इतना क्या कियारा मौली के गले लग जाती है तब शेखर उस पर से कुछ पैसे वारते हुए उसे बांटने का कह कियारा को अपनी गोद में लेते हुए कहता है, प्रिंसेस ने तो आज सबको पीछे छोड़ दिया। आज तो अपनी एंजल से भी अच्छा डांस किया आपने। आपसे अच्छा परफॉर्मेंस किसी का नहीं था। और अगर आप अपनी बुआसा को मिस करोगे तो हम आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं। वहाँ बुआसा भी होगी, फूफासा भी होंगे और आपकी एंजल भी तो होगी। तो चलोगे आप हमारे साथ? कि तभी नकुल भी वहाँ आकर हंसते हुए शेखर से कहता है, ऐसे आइडिया मत दो भाई से। वैसे ही ये पूरा दिन सिर्फ एंजल एंजल ही माला जपती रहती है और अब तुम इसे घर ले जाने के लिए कहोगे तो ये अभी अपना सारा सामान पैक करके एंजल के पीछे पीछे चल देगी और मैं अपनी जान को कहीं नहीं भेज सकता। और आज तो मैं इतना खुश हूँ कि सच में मैथिली की बात ठीक थी। और भूषण काका ने जो मैथिली को पहली बार स्टेज पर देखकर फील किया होगा, आज मैं भी वो फील कर रहा था। मेरा बच्चा तो सुपरस्टार निकला। नकुल कियारा को अपनी गोद में लेकर कहता है तो कियारा खिलखिलाते हुए उसके गले लग जाती है। पर इस वक्त अनुष्का मैथिली के पास थी और उसकी आंखों में आए आंसू ये जता रहे थे कि आज उसे इस बात पर कितना फक्र महसूस हो रहा था कि उसने अपनी बेटी के लिए एक बेहतरीन गुरु चुना है। कि तब तक कियारा भागते हुए मैथिली के पास आकर उसके पैर छूती है तो मैथिली कियारा के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, खुश रहिए, दीर्घायु रहिए और अपनी कला को निखारते रहिए। और ये रहा आपका आज का इनाम।
इतना क्या मैथिली आज भी एक नोट कियारा के हाथ में रख देती है और वो आज भी उसे लेकर खुशी से नाचते हुए सीधा दादा सा के पास आकर उन्हें वो दिखाती है। पर अब भूषण जी मैथिली के माथे पर आता पसीना पोंछते हुए कहते हैं, तो भी जाकर पहले चेंज करा, फिर करते रहना सबसे बातें। जिस पर मैथिली हाँ कह चेंज करने अंदर की ओर चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो शांत खड़े ढोल वालों को ढोल बजाने का कहकर जाती है, क्योंकि अब सबके नाचने की बारी थी। एक बार महफिल में रंग जमा, वो फिर नया रंग वहां घोल गई थी और अब सब ढोल की थाप पर थिरकने लगे थे। अब तो भूषण जी, दादा सा, अखिलेश जी सबके साथ दिल खोल कर नाच रहे थे। दोनों भाई अपनी बहन को गोद में उठा थिरक रहे थे। अब तो अनुष्का भी कियारा के साथ थोड़ा दूर खड़े पर डांस कर रही थी। सब खुश थे, झूम रहे थे। लेकिन जो ये इस महफिल को सजा कर गई थी, कुछ देर बाद वो भी वहां पहुंच जाती है, जिसके बाद सबको डांस करते देख वो भी इस खुशी में फिर से शामिल हो गई थी। और आज की जो शाम शेखर और मौली के लिए थी, वो आज उनके लिए ऐसी शाम बन गई थी कि जिसे वो कभी चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और इसी के साथ आज की शाम भी खत्म हो चुकी थी और अगली सुबह नया सवेरा नई खुशियां लाने को लौटने वाला था।